हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट वुमेन राइटिंग्स की, जो कि बीए प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए रहने वाला है। आज की इस वीडियो में इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बस करना है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे आपको जो सब्जेक्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। जितने चैप्टर्स आपके इस बुक के अंदर है उससे आपको एक तरह से कह सकते हो ओवरव्यू मिल जाएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। उस वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी मजा आने वाला है। आगे चलें, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक वन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलें, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्बर्ट्स इन्फ्लुएंस ऑन हर्पो। तो जो हर्पो है ये बेसिकली है कौन? ये अल्बर्ट का एल्डेस्ट सन है। तो आपको बताना है जो अल्बर्ट है उसका क्या इन्फ्लुएंस है उसके एल्डेस्ट सन पर, जिसका नाम हर्पो है। देखो भाई, ये जो नोवेल है ना द कलर पर्पल, ये आपके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, ये ध्यान रखना है। जिसको एलिस वॉकर ने लिखा है, कि दिखाते हैं इस नोवेल के अंदर कि कैसे जो पेरेंट्स है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बच्चों की थिंकिंग को, बिहेवियर को। सेम ऐसे यहाँ पर इसको समझाया कैसे है। तो ये पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं थिंकिंग को, बिहेवियर को अपने बच्चे की। तो इसको दिखाया है सेम इससे हर्प और अल्बर्ट वाली कंडीशन से दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अल्बर्ट जिसको मिस्टर भी बोला जाता है या मिस्टर अल्बर्ट भी कह सकते हो आप, ये स्ट्रांगली अफेक्ट करता है अपने सन की थिंकिंग को, अपने उसके आइडियाज को। किसको लेकर? मैरिज को, वुमेन को एंड मस्कुलिनिटी को। एंड जो हर्पो है वैसे ही ग्रो होता है अपने फादर को देखते हुए। उसको जो फादर का पैट्रियार्कल बिहेवियर है ना उसको देखते हुए बड़ा होता है, और धीरे धीरे सेम पाथ पर चलना ये स्टार्ट कर देता है। जो उसके आइडियाज थे है ना, जिसका नेचर था, धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है और अपने फादर के नेचर का ये धीरे धीरे इंसान बनने लग जाता है। कौन? हर्पो। आगे चलें, अल्बर्ट्स पैट्रियार्कल थिंकिंग। अब जो अल्बर्ट है वो उसकी थिंकिंग कैसी है? उसकी थिंकिंग जो है ना वो पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल आप समझते हो, जहाँ पर जो मैन है ना उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा जाता है और वुमेन को थोड़ा नीचे रखा जाता है, तो वही थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं? पैट्रियार्कल थिंकिंग बोलते हैं। तो जो एल्बर्ट है वो पैट्रियार्कल थिंकिंग पर बहुत बिलीव करता था, और इसका मानना था कि ना जो हस्बैंड है ना उसको डोमिनेट होना चाहिए, डोमिनेटिंग नेचर का होना चाहिए, और अपनी वाइफ को कंट्रोल करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू हिम वुमेन मस्ट ओबे मैन इन एवरी सिचुएशन। तो वुमेन जो होती है ना उनको मैन की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ओबे करना चाहिए हर एक सिचुएशन के अंदर। व्हेन हर्पो कंप्लेन्स दैट सोफिया डज नॉट लिसन टू हिम। सोफिया कौन है? बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ये हर्पो की वाइफ है, ठीक है। हर्पो और सोफिया की शादी हो रखी है। तो जब भी हर्पो कंप्लेन करता भाई सोफिया के बारे में अपने फादर से, तो अल्बर्ट उसको एडवाइस देता कि भाई उसको मारो, है ना, बीट करो उसको, एंड उसको ऑर्डर दो और उसको कंट्रोल करो, ठीक है भाई। और दिखा तो ये इंसिडेंट दिखाता है कि जो अल्बर्ट है ना वो कितना हार्श और कितने उसकी जो मेंटेलिटी बिल्कुल पैट्रियार्कल है, जहाँ पर वुमेन को पैर की जूती समझता है। तो वही वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी थिंकिंग कैसी पैट्रियार्कल थिंकिंग है, और इस थिंकिंग को देखते हुए जो हर्प है वो ग्रो हुआ है और सेम तरीके से इन्फ्लुएंस किया हुआ है। लेकिन एट द एंड जो हर्पस को समझ आ जाता है वो चेंज भी हो जाता है। वो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, इन्फ्लुएंस ऑन हर्पोस मैरिज। एट फर्स्ट हर्पो इज काइंड, केयरिंग एंड इमोशनल। स्टार्टिंग में जो हर्पो था वो बहुत काइंड था, बहुत केयरिंग था, बहुत इमोशनल था, है ना। और वो सोफिया से डीपली रही, प्यार भी करता था, और इवन हेल्प्स विद हाउस होल्ड वर्क एंड चाइल्ड केयर, है ना। बच्चे की केयर करनी हो, कोई घर का काम करना हो तो उसमें मदद करता था ये। कौन? हर्पो। लेकिन आफ्टर लिसनिंग एल्बर्ट एडवाइस, एक जैसे वो एल्बर्ट की एडवाइस सुनता है, तो हर्पो स्टार्ट बिलीविंग दैट अ रियल मैन मस्ट कंट्रोल हिज वाइफ। कि जो रियल मैन होता है ना वो वाइफ को कंट्रोल करके चलता है। वाइफ को कंट्रोल करना जरूरी है। ये बाद में इसको बिलीव होने लग गया जब इसने अपने फादर की एडवाइस को सुना। आगे ध्यान से सुनना। एज अ रिजल्ट हर्पो अटेम्प्ट्स टू डोमिनेट सोफिया थ्रू वायलेंस। तो ऐसे रिजल्ट क्या हुआ? जैसे एडवाइस उसने सुनी ना, तो हर्पो ने क्या करा भाई? डोमिनेट करने की कोशिश करी अपनी वाइफ के ऊपर, जिसका नाम सोफिया था। अब ऐसे कैसे करा? वॉयलेंस के थ्रू करा, उसको मारा, ठीक है, जिससे क्या है वो उसके कंट्रोल में रहे। लेकिन सोफिया कोई ऐसे कह सकते हो एक इलिटरेट गर्ल नहीं थी, वुमेन नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन थी, एजुकेटेड थी। और उसने रिफ्यूज कर दिया भाई कि मैं अत्याचार नहीं सहूंगी, है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ऑपरेशन। देयर रिलेशनशिप बिकम्स ट्रबल्ड। जो उनकी रिलेशनशिप दोनों की, हर्पो और सोफिया की, बिल्कुल खराब हो चुकी थी। बिकॉज हर्पो फॉलोस हिज फादर टॉक्सिक आइडियाज अबाउट मैरिज। क्योंकि जो हर्पो वो क्या कर रहा था, अपने फादर के जो टॉक्सिक आइडियाज है मैरिज को लेकर उसको फॉलो कर रहा था। इस वजह से तो खटास पैदा हुई इनकी रिलेशनशिप में। आगे सुनो, हर्पोज इनर कॉन्फ्लिक्ट। इनर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जो आपके मन के अंदर चल रही होती है। तो हर्पोज पर्सनैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अल्बर्ट। जो हर्पो की पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट है भाई अल्बर्ट से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बहुत काइंड था, केयरिंग था, लेकिन वो तो अपने फादर की एडवाइस में आने के बाद वो ऐसा हुआ है। तो उसके एक अंदर एक कह सकते कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसी को लेकर। क्योंकि जो हर्पो है ना वो नेचुरली इंजॉय करता है भाई कुकिंग को, क्लीनिंग को, है ना, बच्चों की
केयर करने में, जो कि भाई बोला जाता है वुमेन ही करेगी, ऐसी बात नहीं, फादर भी करते हैं। तो इस समय बिलीव करता था हरपो, है ना, एंड हाउ उसको पसंद भी आता था। हाउएवर अल्बर्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट्स कंफ्यूजन विद इन हिम। लेकिन जो अल्बर्ट है उसने, अल्बर्ट के इन्फ्लुएंस ने क्या करा, कंफ्यूजन क्रिएट कर दी हरपो के मन में। एंड ही फील्स प्रेशर टू बिहेव लाइक अ ट्रेडिशनल डोमिनेंट मैन। और वो काफ़ी प्रेशर फील करता था, कौन, हरपो, कि भाई वो कैसे एक ट्रेडिशनली डोमिनेंट मैन की तरह उसको बिहेव करता था, जब वो प्रेशर फील करता था। इवन दो इट डज नॉट सूट हिज नेचर। और जो हरपो का नेचर वो सूट भी नहीं करता था अब ऐसी डोमिनेंट मैन वाली पर्सनैलिटी को लेकर। समझ रही? तो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट था उसका। एंड दिस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट हरपोस मेंटेलिटी एंड फिजिकली। तो ये अब ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो उसके मन में चल रहा था, तो उसको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अफेक्ट कर रहा था। एंड ही डेवलप्स एक्सेसिव ईटिंग हैबिट्स ड्यू टू स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। इस वजह से क्या होता है, जो ये हरपो है ये एक्सेसिव ईटिंग हैबिट को अपना लेता है, मतलब कि ज़्यादा खाने लग जाता है, किस वजह से, इस स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन की वजह से। एंड जो एलिस वोकर है यूज हरपोस कैरेक्टर टू शो दैट पैट्रियार्की हार्म्स मैन एज वेल एज वुमेन। तो एलिस वोकर जो है शो करते हैं कि हरपो के करेक्टर का यूज करके कि जो पैट्रियार्की है ना, ये मैन को तो हार्म करता ही करता है और वुमेन को भी हार्म करता है। ठीक है, वुमेन को ज़्यादा करता है थोड़ा, मैन को लेकिन कम ही करता है, इन करता दोनों को है। आगे सुनो, हरपोस ग्रोथ एंड चेंज। जैसे जैसे हरपो धीरे धीरे ग्रोथ करता है तो चेंज भी हो जाता है। लेटर इन द नोवेल हरपो स्लोली चेंजेस एंड बिकम मोर मैच्योर। वो ज़्यादा मैच्योर हो जाता है एंड उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज करता है वो, और रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देता है सोफिया की इंडिपेंडेंस को। ठीक है, एंड अनलाइक एल्बर्ट हरपो लर्न्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एंड डेवलप्स इनटू अ मोर अंडरस्टैंडिंग पर्सन। उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन वो बना और ज़्यादा समझने लगा, ठीक है, सोफिया को। एंड दिस चेंज सजेस्ट दैट पीपल कैन ओवरकम हार्मफुल सोशल कंडीशनिंग एंड बिकम बेटर इंडिविजुअल्स। तो ये दिखाता है कैसे जो लोग हैं ना, वो जो हार्मफुल सोशल कंडीशनिंग जो करी गई है स्टार्टिंग से, उसको चेंज कर सकता है और एक बेटर इंडिविजुअल बन सकता है। समझ रहे हो भाई? कंक्लूजन की बात करूं तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो अल्बर्ट है उसका मेजर इन्फ्लुएंस था हरपो की लाइफ पर, उसकी थिंकिंग पर, और जो उसके पैट्रियार्कल बिलीफ थे अल्बर्ट के, उसने हरपो के अंडरस्टैंडिंग को बस कैसा बना दिया, मस्कुलिनिटी वाला बना दिया, और मैरिज को लेकर भी उसकी थिंकिंग वैसे बना दी जैसे उसकी खुद की थी। थ्रू हरपो स्ट्रगल्स एलिस वोकर क्रिटिसाइज मेल डोमिनेंस। तो भाई हरपो के स्ट्रगल से एलिस वोकर ने क्या करा है, क्रिटिसाइज करा मेल डोमिनेंस को, और दिखाया कि ऐसे पैट्रियार्कल वैल्यूज डैमेज करती है रिलेशनशिप को और पर्सनल हैप्पीनेस को। तो ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हो और ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की बात करें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द नरेटर्स सीक्रेट जर्नल इन द येलो वॉलपेपर। द येलो वॉलपेपर एक अगली नोवेल है जहाँ पर आपको बताना है कि जो सीक्रेट जर्नल जो नरेटर लिखती थी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी महत्व क्या है, आपको बताना है। जर्नल सिंपल सा होता है, एक ऐसी राइटिंग जो आप लिखते हो तो आपने दिन भर में क्या करा, ठीक है, उसको जर्नल बोला जाता है। तो आपको बताना है जो सीक्रेट जर्नल है नरेटर का, उसके बारे उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, इन द येलो वॉलपेपर द नरेटर सीक्रेटली राइट्स अ जर्नल वाइल स्टेइंग इन द रूम ड्यूरिंग हर रेस्ट क्यू ट्रीटमेंट। तो वो रेस्ट पर चल रही थी भाई, बेड रेस्ट पर चल रही थी, तो उसी टाइम पर क्या करती थी भाई, ये लिखा करती थी जर्नल को, ठीक है, जब वो रूम में रहा करती थी। हर हस्बैंड जॉन डज नॉट अलाउ हर राइट बिकॉज ही बिलीव्स दैट रीडिंग एंड राइटिंग विल वर्सन हर मेंटल कंडीशन। अब जो उसका हस्बैंड था जॉन, वो अलाउ नहीं करता था कि भाई जो ये नरेटर है ना, वो लिखे। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि जो इससे क्या होगा, उसकी जो मेंटल कंडीशन है ना वो और ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और वर्स हो जाएगी। तो जर्नल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी। जो हम पढ़ने वाले हैं तो जर्नल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस स्टोरी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब मीडियम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, जो जर्नल वो लिखा करती थी ना नरेटर, वो एक सेल्फ एक्सप्रेशन का मीडियम था, क्योंकि वो तो कमरे में रहा करती थी, बिल्कुल बंदी बंदी सी रहा करती थी, लेकिन वो अपनी बातें किसको शेयर करे, तो वो जर्नल लिखा करती थी, जो उससे क्या है, उससे इकलौता मीडियम था कि वो अपनी बातों को कहीं एक्सप्रेस कर पाए। द सीक्रेट जर्नल गिव्स द नरेटर चांस टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, थॉट एंड इमोशंस, ठीक है। एंड सिंस नोबडी लिसन्स टू हर प्रॉब्लम सीरियसली, राइटिंग बिकम्स हर ओनली सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड इमोशनल रिलीफ। अब कोई भी तो उसको सुनने वाला था नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम्स को, लेकिन जो राइटिंग एक लौता ऐसा सोर्स था जो कि वो अपने इमोशनल रिलीफ उसको देता था और कंफर्ट देता था, और अपनी बातें वो शेयर कर सकती थी उससे। थ्रू द जर्नल शी शेयर्स हर लोनलीनेस, सैडनेस एंड फ्रस्ट्रेशन। तो इस जर्नल के थ्रू उसने क्या करा भाई, अपने अकेलेपन को, अपने दुखीपन को और फ्रस्ट्रेशन को उसने क्या करा, शेयर करा। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, द जर्नल इज ऑल्सो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैट्रियार्कल कंट्रोल। पैट्रियार्कल कंट्रोल इसलिए बोला गया है
भले वो केयर कर रहा हो जॉन नरेटर की, लेकिन वो ज़्यादा इतनी ज़्यादा केयर कर रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बच्चे की तरह मेरे को ट्रीट कर रहा है ना। नरेटर को ये लगता था कि उसका पति जो बिल्कुल बच्चे की तरह मुझे ट्रीट कर रहा है। तो सिंबल बन गया रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस मतलब होता है विरोध करना एक तरीके से। तो जर्नल क्या बन गया, नरेटर का जर्नल जो लिख रही थी एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन गया अगेंस्ट पैट्रियार्कल कंट्रोल, जो कि जॉन कर रहा था। एंड जॉन कंट्रोल्स एवरी पार्ट ऑफ हर लाइफ एंड ट्रीट्स हर लाइक अ चाइल्ड। तो जॉन उसको भी कंट्रोल कर रहा है, उसकी लाइफ के हर एक पार्ट को ट्रीट कर रहा है चाइल्ड की तरह उसको। एंड स्टॉप्स हर फ्रॉम वर्किंग राइटिंग एंड थिंकिंग फ्रीली। और उसको रोक देता है बिल्कुल काम करने से, लिखने से एंड फ्रीली सोचने से। And by secretly writing the journal, the narrator quietly rebels against her husband's authority and tries to protect her identity and freedom. अब जो क्या था कि वो सीक्रेटली लिखा करती थी अपने हस्बैंड को बिना बताए, तो एक तरीके से कह सकते हो क्वाइटली रेबल कर रही है अपने हस्बैंड की अथॉरिटी को, और ट्राई कर रही है अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट कर रही है और फ्रीडम को बनाए रख रही है। ठीक है ना भाई, लिख रही है क्योंकि अगर वो लिखेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी, अपनी बातों को शेयर नहीं करेगी कहीं भी, तो एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी खो रही है। आगे चलो भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन। द जर्नल हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द नरेटर्स चेंजिंग मेंटल कंडीशन। तो भाई जर्नल जो है, जो रीडर है, रीडर को ना, हम आप जैसे लोग हैं, तो जर्नल जो है रीडर को मदद करता है अंडरस्टैंड करने में, समझने में कि मेंटल कंडीशन कैसे चेंज हो रही है नरेटर की। इन द बिगिनिंग हर राइटिंग इज क्लियर एंड लॉजिकल। स्टार्टिंग में जो उनकी राइटिंग थी बिल्कुल क्लियर थी, लॉजिकल थी, बट स्लोली हर थॉट्स बिकम कंफ्यूज्ड एंड ऑब्सेस्ड विद द येलो वॉलपेपर। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो उनके थॉट्स थे, किन के थॉट्स की बात कर रहा हूँ मैं, नरेटर के थॉट्स की बात कर रहा हूँ, जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑब्सेस्ड हो जाते हैं येलो वॉलपेपर से। येलो वॉलपेपर क्या है, ये जो उनके रूम में लगा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो येलो वॉलपेपर इनको बहुत गुस्सा दिलाता था, लेकिन बाद में ये उससे ऑब्सेस्ड हो गई है ना, और कंफ्यूज हो गई बाद में क्या लिख रही थी, कोई नहीं जानता। मतलब बहुत अलग तरीके से कुछ बातें लिखना स्टार्ट इन्होंने कर दी थी। एंड दिस चेंज इन हर राइटिंग स्टाइल्स रिफ्लेक्ट्स हर मेंटल ब्रेकडाउन कोस्ड बाय आइसोलेशन एंड लैक ऑफ फ्रीडम। है ना, ये दिखाता है हमको, जो उनका राइटिंग स्टाइल चेंज हुआ ना, ये हमको दिखाता है कि उनका मेंटल ब्रेकडाउन किस प्रकार से हुआ, और जो हुआ ना, ये आइसोलेशन और लैक ऑफ फ्रीडम की वजह से हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे सुनो भाई, क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो ये सीक्रेट जर्नल जो नरेटर लिख रही थी, ये भी हाईलाइट करता है कि भाई वुमेन की कंडीशन कैसी थी 19th सेंचुरी में। है ना, वुमेन को अलाउ भी नहीं था कि वो अपने ओपिनियंस को, अपने डिसीजन को इंडिपेंडेंटली वो शेयर कर पाए और डिसीजन दे ले पाए। है ना भाई। एंड द नरेटर्स हिडन राइटिंग शोज हाउ वुमेन्स वॉइसेस एंड क्रिएटिविटी वर सप्रेस्ड बाय सोसाइटी एंड मेल अथॉरिटी। और ये भी दिखाया गया है कि जो नरेटर ने ये भी दिखाया अपनी राइटिंग के थ्रू कि कैसे वुमेन की जो आवाज़ें थी, उनकी जो क्रिएटिविटी थी, उनको दबाया जाता था सोसाइटी के थ्रू, मेल अथॉरिटी के थ्रू, जहाँ पर मेल को ही मेन माना जाता था, सारी अपॉर्चुनिटी उसको ही लेने दी जाती थी। आगे चले, कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नरेटर का सीक्रेट जर्नल था वो हाईली सिग्निफिकेंट है इन द येलो वॉलपेपर। है ना, ये आपके चैप्टर का नाम है। और इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड अ रिकॉर्ड ऑफ हर मेंटल सफरिंग। तो मेंटल सफरिंग एक रेजिस्टेंस का फॉर्म और इमोशनल एक्सप्रेशन का सोर्स बन गया। एंड थ्रू द जर्नल चार्लेट परकिंस गिलमैन क्रिटिसाइज पैट्रियार्की एंड एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन फ्रीडम एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो जो जर्नल के थ्रू जो चार्लेट परकिंस है वो क्रिटिसाइज भी करते हैं पैट्रियार्की को, और एम्फेसाइज भी करते हैं कि भाई वुमेन्स की जो फ्रीडम है और जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्लेस पोइट्री एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल ट्रोमा, यानी जो एक इंडिविजुअल सहन कर रहा है, और कलेक्टिव हिस्ट्री, यानी कि इंडिविजुअल ट्रोमा को एक तरीके से कलेक्टिव हिस्ट्री के साथ जोड़ देगा, एक हिस्ट्री रही है ट्रोमा की। है ना, पर्टिकुलरली थ्रू होलोकॉस्ट इमेजरी। उन्होंने एक्सप्लेन कैसे करा है, होलोकॉस्ट इमेजरी के थ्रू इंडिविजुअल ट्रोमा और कलेक्टिव हिस्ट्री को समझाया है। तो एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को बाय डिस्कसिंग द पोएम्स डैडी एंड लेडी लाजुरस। ठीक है भाई, ये ध्यान आपको रखना है। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, तो स्लेविया प्लेस पोएम्स डैडी एंड लेडी लाजुरस एक्सप्लेन एक्सप्लोर पर्सनल पेन, मेंटल सफरिंग एंड इमोशनल ट्रोमा। तो इन तीनों को एक्सप्लोर करती हैं। ठीक है भाई, इन दिस पोएम प्लेथ कनेक्ट्स हर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस विद लार्जर हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो प्लेथ ने जो फेस करा है ना, जो इनके खुद के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस है ना, तो लार्जर हिस्टोरिक इवेंट्स जो हुए हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उससे इन्होंने क्या करा है, कनेक्ट करा है। स्पेशली इसको हम बोलते हैं होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट बेसिकली क्या होता है, जो ग्रेट थिंग्स, ग्रेट पीपल को भाई ख़त्म कर दे जाए, डिस्ट्रॉय कर दे जाए, उसको होलोकॉस्ट बोला जाता है। तो होलोकॉस्ट के जरिए जो है इन्होंने, जिसको हम कह सकते हैं बिगेस्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस को जोड़ा है और अपने रीडर्स को समझाने की कोशिश करी।
and she uses powerful images related to Nazis, Jews, death camps and violence to express feeling of fear, oppression, anger and suffering. तो इन्होंने भाई पावरफुल इमेजेस यूज करी है नाजीज को लेकर, ज्यूस को लेकर, ज्यूस की, डेथ कैंप्स की एंड वायलेंस की, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स ऑफ फियर को, ऑपरेशन को, एंगर को एंड सफरिंग को। आगे चलें, होलोकॉस्ट इमेजरी इन डैडी, ये पहली पोयम है। तो फादर एज नाजी फिगर, है ना भाई। तो इन डैडी पोयम है, ठीक है, स्लेविया प्लेथ की। तो प्लेथ रिप्रेजेंट्स हर फादर एज अ क्रूअल एंड डोमिनेटिंग फिगर। तो यहाँ पर इस डैडी जो पोयम है, इसके अंदर जो अपने फादर को इन्होंने क्या करा है, नाजी फिगर के तौर पर दिखाया है। आपको पता है ना, नास्तीवाद जो जर्मनी के अंदर चल रहा था, हिटलर जिसको हम कहते हैं, वही वाली बात आप समझ लो। तो सेम उससे कंपेयर कर दिया है। और प्लेथ क्या करता है भाई, प्लेथ क्या करते हैं, अपने फादर को ये क्रूअल दिखाते, वो डोमिनेटिंग फिगर दिखाती है। एंड कंपेयर करते हैं अपने फादर को नाजी ऑफिसर्स एंड कंपेयर्स हरसेल्फ टू अ जूइश विक्टिम। आपको पता है हिटलर ने क्या करा था, जितने भी जूइश लोग थे उनके साथ बहुत अत्याचार करा था, सेम। तो कंपेयर करते हैं अपने फादर को नाजी ऑफिसर से एंड अपने आप को कंपेयर करते हैं जूइश विक्टिम से। एंड शी यूजेस वर्ड्स सच एज पेंजरमैन, है ना, लुफ्टवेफ एंड स्वस्तिका। तो इस कुछ इस प्रकार के वर्ड्स का यूज करती है। एंड दिस रेफरेंसेस क्रिएट द इमेज ऑफ ऑपरेशन एंड टेरर कनेक्टेड विद नाजी जर्मनी। जितने भी रेफरेंस यहाँ पर ये दे रही है इन वर्ड्स के एंड यहाँ पर कंपेयर कर रही है, तो रेफरेंस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इमेज ऑफ ऑपरेशन एंड टेरर कनेक्टेड विद नाजी जर्मनी। आगे चले भाई, एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल ट्रोमा, है ना भाई, किस प्रकार का इनको पर्सनल ट्रोमा था जिसको ये बता रही हैं। तो द पोएम, पोएम का नाम क्या, डैडी, ध्यान रखना है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स प्लेस इमोशनल पेन कोस्ड बाय हर फादर्स डेथ, है ना भाई। तो ये इनके फादर की डेथ हो जाती है ना, फिर भी क्या इमोशनली कनेक्ट तो है अपने फादर से, ये ध्यान रखना है। तो इमोशनल पेन इनको होता है जब इनके फादर की डेथ होती है। एंड हिज कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ओवर हर लाइफ, कि जो इनके फादर थे किस प्रकार से कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस था, है ना, इनकी लाइफ के ऊपर। तो शी फील्स ट्रैप्ड, पावरलेस एंड फ्राइटेंड, वो किस प्रकार से ट्रैप्ड एंड पावरलेस एंड फ्राइटेंड, डरी हुई फील करा करती थी। फ्राइटेंड मतलब होता है डर, ध्यान रखना। तो बाय यूजिंग होलोकॉस्ट इमेजरी, प्लेथ इंटेंसिफाइज हर पर्सनल सफरिंग एंड शोज हाउ डीपली हर फादर मेमोरी अफेक्टेड हर साइकोलॉजिकली। तो बताती है कि भाई जो फादर्स की मेमोरी है ना, जो मेरे पापा की मेमोरी है, वो कैसे अफेक्ट कर रही है मुझे साइकोलॉजिकली, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ उन्होंने कंट्रोल करी है एंड इमोशनली कनेक्ट सी फील कर रही है। एंड किस प्रकार से वो ट्रैप्ड थी, पावरलेस थी, बिल्कुल फ्राइटेंड थी, ठीक है। आगे चले, एंगर एंड रिबेलियन। थ्रू आउट द पोएम द स्पीकर स्ट्रगल्स टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम द फादर्स कंट्रोल। तो पूरी पोएम में स्पीकर कैसे प्रकार से स्ट्रगल कर रही है अपने को आज़ाद करने के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए अपने फादर से, फादर के कंट्रोल से, ये पूरी पोएम हमको दिखता है। एंड इन द एंड से सिंबलिकली डिस्ट्रॉयज हिज पावर ओवर हर बाय सेइंग डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रू। तो लास्ट में क्या सिंबलाइज करती है और डिस्ट्रॉय करती है अपने फादर की पावर को, क्या क्या कर, डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रू, ठीक है। जो ये एंडिंग एंड रिप्रेजेंट करती है इमोशनल रेबेलियन को एंड लिबरेशन को, मतलब आज़ादी को, समझ रहे हो। रेबल मतलब होता है विरोध करना, तो इमोशनल रेबल है ये जो अपने फादर के लिए कर रही है। होलोकॉस्ट इमेजिन लेडी लजुरस, ठीक है भाई, तो ये दूसरी पोयम है। तो थीम ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, तो जो ये पोयम है लेडी लजुरस वाली, यहाँ पर प्लान क्या करते, रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को एज द वुमेन हु रेपिटेडली सर्वाइव्स डेथ अटेम्प्ट, जिसने क्या करा है, बहुत बार डेथ अटेम्प्ट को सर्वाइव कर गई है, समझ रहे हो। एंड द पोएम इज इंस्पायर्ड बाय द बिब्लिकल फिगर लजुरस हु रिटर्न फ्रॉम डेथ, तो इनसे बहुत इंस्पायर है, जो कि डेथ से वापस आ गई थी। एंड द स्पीकर ट्रीट्स हर सफरिंग लाइक अ पब्लिक परफॉर्मेंस, ठीक है। जो स्पीकर है वो अपने आप को ट्रीट कैसे करती है, ट्रीट्स हर सफरिंग लाइक अ पब्लिक परफॉर्मेंस। तो अपनी जो सफरिंग है पब्लिक परफॉर्मेंस की तरह ट्रीट ये कर रही है यहाँ पर। एंड नाजी एंड कंसंट्रेशन कैंप इमेजरी, तो यहाँ पर भाई नाजी और वो कंसंट्रेशन कैंप आपने सुना होगा, जहाँ पर जिस लोगों को रखता था ये जो नाजी ऑफिसर थे सारे, तो वहाँ रखा करते थे। तो यहाँ नाजी और कंसंट्रेशन कैंप को किस प्रकार से यहाँ पर देखो जोड़ा है। तो प्लेथ अगेंस्ट यूज होलोकॉस्ट रेफरेंस सच एज नाजी लैम्प शेड, ज्यूस लिनेन एश एंड हेड डॉक्टर, तो ये सब उसी से जुड़े हुए वर्ड है उस टाइम के। दिस इमेज कनेक्ट हर पर्सनल सफरिंग विद द कलेक्टिव सफरिंग, उसने जो अपनी सफरिंग है उसको किससे जोड़ दिया, कलेक्टिव सफरिंग से, जो कि इस टाइम पे लोग नाजी जर्मनी के टाइम पे फेस कर रहे थे। एंड
द स्पीकर फील्स ट्रीटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट, स्पीकर जो है कैसे फील कर रहे हैं कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, सिमिलर टू हाउ विक्टिम्स वर डिमोनाइज्ड ड्यूरिंग द होलोकॉस्ट, कि भाई होलोकॉस्ट के टाइम पे किस प्रकार से जो है लोग यानी विक्टिम्स जो फील करा करते थे, सेम ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, होलोकॉस्ट मैं बता चुका हूँ जहाँ पर सबको डिस्ट्रॉय, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर जाता है सब कुछ, तो उसी चीज को यहाँ पे होलोकॉस्ट बोला जाता है। स्ट्रगल फॉर पावर, अनलाइक द हेल्पलेस स्पीकर इन डैडी, आपको मैंने डैडी वाली पोएम बताई ना, उसके अंदर क्या था, तो अनलाइक द हेल्पलेस स्पीकर इन डैडी द स्पीकर इन लेडी लजुरस अपीयर्स स्ट्रोंगर एंड मोर डेफिएट। तो जो लेडी लजुरस पोयम है इसके अंदर जो लेडी की बात हो रही है, जो स्पीकर की बात हो रही है, वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है और डेफिएंट है किससे, जो डैडी वाली पोयम है स्पीकर है उससे। ठीक है, मतलब है तो दोनों सेम ही, है ना, लेकिन उस टाइम पे जो स्पीकर है उससे ज़्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है वो हमको लेडी लजुरस वाली में नज़र आ रही है। एंड आफ्टर एवरी सफरिंग एंड डेथ सी राइजेस अगेन एंड लाइक द फाइनिक्स। ठीक है, तो बार, ठीक है, इतनी सफरिंग होने के बाद और डेथ होने के बाद भी किस प्रकार से वापस उठ रही हैं लाइक अ फियोनिक्स। ठीक है, एंड दिस सिंबलाइज सर्वाइवल रेजिस्टेंस एंड फीमेल पावर, क्या सिंबलाइज करता है, सर्वाइवल सिंबलाइज होता है इससे, रेजिस्टेंस एंड फीमेल पावर क्या होती है, इससे सिंबलाइज होती है। आगे चले, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल ट्रोमा एंड कलेक्टिव हिस्ट्री, यहाँ पर भाई पर्सनल ट्रोमा और कलेक्टिव हिस्ट्री की रिलेशनशिप क्या है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। इन बोथ पोएम्स प्लेथ कंबाइंस पर्सनल इमोशनल पेन एंड साइकोलॉजिकल ट्रोमा एंड हिस्टोरिकल एविडेंस, तो इन तीनों को ही क्या करा है भाई, कंबाइन करके यहाँ पर शो किया है। एंड द होलोकॉस्ट इमेजरी हेल्प्स हर एक्सप्रेस एक्सट्रीम सफरिंग इन ड्रामेटिक एंड शॉकिंग वे, जो होलोकॉस्ट इमेजरी है जिसमें हम हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहे हैं अपने सफरिंग से, तो एक तरीके से क्या होता है, अपनी सफरिंग को एक ड्रामेटिक और शॉकिंग वे में दिखाने का एक तरीका होता है। एंड हर प्राइवेट एक्सपीरियंस बिकम्स कनेक्टेड टू कलेक्टिव ह्यूमन हिस्ट्री, जो उनके प्राइवेट एक्सपीरियंस है वो कैसे कनेक्ट इन्होंने कर दिया किससे, कलेक्टिव ह्यूमन हिस्ट्री से, जहाँ पर सब के लिए हिस्ट्री सेम है ना, और सफरिंग, तो उससे अपनी सफरिंग को उन्होंने कनेक्ट करके सम करके दिखाया, जिससे रीडर को बिल्कुल कनेक्ट फील हो और वो समझ पाए क्या दिक्कत मैं फेस कर रही हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाउ डज एमिली डिकिंसंस आई एम वाइफ आई हैव फिनिश्ड दैट interrogate the constructs of gender identity and societal role of women in the 19th century. In your answer, consider how the speaker navigates or resists the dichotomy between wife and woman. देखो, आपको बताना है कि जो आई हैव फिनिश्ड दैट है ना, ये एक तरह से पोएम है, ध्यान रखना है। तो जो एमिली डिकिंसन है ना, आई एम वाइफ आई हैव फिनिश्ड दैट, किस प्रकार से जेंडर आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर बताते हैं और सोसाइटल रोल ऑफ वुमेन 19th सेंचुरी में कैसा था, तो कैसे उन्होंने एक्सप्लेन करा है आपको बताना है। और आपको ये जो डाइकोटॉमी होती है, मतलब वाइफ और वुमेन, भाई वाइफ अलग हो जाती है, वुमेन अलग हो जाती है ना, शादी के बाद वो वुमेन वाइफ बन जाते हैं और उससे पहले वुमेन रहती है, तो ये दोनों को भाई कैसे रजिस्ट करते हैं करा जाता है एमिली डिकिंसन के थ्रू, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो, जो एमिली डिकिंसन पोयम है ना, आई एम वाइफ आई हैव फिनिश दैट, ये क्वेश्चन करती है ट्रेडिशनल आइडियाज को लेकर अबाउट वुमेन आइडेंटिटी एंड देयर रोल इन सोसाइटी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है, इन दैट पीरियड वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू बिकम गुड वाइफ्स एंड रिमेन डिपेंडेंट ऑन मैन। तो इस पीरियड के अंदर ना 19th सेंचुरी के अंदर ये माना जाता था और ये सोचा जाता था कि जो वुमेन है वो अच्छी वाइफ बने और डिपेंडेंट रहे मैन के ऊपर। तो थ्रू दिस पोयम Dickinson examines how marriage changes a woman's identity and limits her individuality। तो ये इस पोएम के जरिए दिखाया गया है कि जो मैरिज है वो कैसे चेंज कर देते हैं कि वुमेन की आइडेंटिटी को और उसकी इंडिविजुअलिटी को, जो खुद उसका एक व्यक्तित्व है, एक इंडिविजुअलिटी है ना, उसको क्या कर दे रही है भाई, उसको लिमिट कर दे रही है। समझ रहे हो, मैरिज एज ए सोशल एक्सपेक्टेशन, तो मैरिज क्या कैसा सोशल एक्सपेक्टेशन है, तो सही बात है, जहाँ पर सोशली जो है उसके आइडेंटिटी को चेंज कर दिया जाता है एक फीमेल की, एक वुमेन की। तो इन द पोएम द स्पीकर सेज आई एम वाइफ आई हैव फिनिश्ड दैट, तो दिस लाइन सजेस्ट दैट बिकमिंग अ वाइफ इज सीन एज द फाइनल गोल फॉर वुमेन इन सोसाइटी। तो ये लाइन सजेस्ट करता है कि भाई वाइफ बन गई तो ये फाइनल गोल हो गया वुमेन के लिए सोसाइटी के अंदर। वंस अ वुमेन गेट्स मैरिड सोसाइटी बिलीव्स शी हैज कंप्लीटेड हर पर्पस इन लाइफ। तो एक बार वुमेन ने शादी कर ली तो सोसाइटी सोचती कि भाई उसने अपना पर्पस जो है लाइफ का वो कंप्लीट कर लिया है। और लेकिन डिकिंसन जो क्रिटिसाइज करता है इस नैरो सोशल थिंकिंग को, वेयर वुमेन आइडेंटिटी बिकम्स लिमिटेड ओनली टू अ मैरिज, कि जो वुमेन की आइडेंटिटी है बिल्कुल मैरिज के बाद लिमिटेड कर दी तुमने, तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है भाई, डिकिंसन ध्यान आपको रखना है। डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड वाइफ,
तो दोनों के बीच में डिफरेंस है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताया गया मतलब सोसाइटी के थ्रू, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस होता है। द पोएम क्रिएट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ वाइफ। अ वुमेन रिप्रेजेंट इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम एंड पर्सनल आइडेंटिटी। जैसे शादी नहीं होती है तो वुमेन होती है, वो इंडिविजुअलिटी है, उसकी फ्रीडम है, पर्सनल आइडेंटिटी है। लेकिन जो वाइफ जब बन जाती है तो वाइफ क्या, एक सोशल ड्यूटी, ओबीडियंस की, सबकी आज्ञा का पालन करे, एंड ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है उसको फॉलो करे, है ना, ये माना जाता है कि भाई वाइफ है तो ये और वुमेन है तो ये। एंड द स्पीकर रियलाइजेज दैट आफ्टर मैरिज हर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एज अ वुमन इज रिप्लेस्ड बाय हर रोल एज वाइफ। कि जो वुमेन की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है ना, वो रिप्लेस कर दी जाती है एज अ वाइफ के रोल से, ठीक है, आपको ध्यान रखना। आगे हम बात करें लॉस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। सही बात है, जैसे शादी हुई तो जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी वो खत्म हो जाती है ना, मैन के नाम से वो जानी जाती है। तो डिकिंसन सोच दैट मैरिज कैन लीड टू द लॉस ऑफ सेल्फहुड, यानी खुद, आप खुद को खो दे रहे हो एक तरीके से। एंड सोसाइटी वैल्यूज मैरिड वुमेन मोर देन अनमैरिड वुमेन। जो सोसाइटी होती है, सही बात है, मैरिड वुमेन को ज़्यादा वैल्यू करती है देन अनमैरिड वुमेन। बट दिस रिस्पेक्ट ऑफन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। लेकिन जो रिस्पेक्ट वाली ये जो रिस्पेक्ट और जो ये आती है ना, रिस्पेक्ट वाली जो कल्चर आता है सोसाइटी के अंदर, कि भाई शादी के बाद वुमेन को रिस्पेक्ट करी जाती है, किस कॉस्ट पर आती है, फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी की कॉस्ट पर आती है, कि फ्रीडम तुम खो दो और इंडिविजुअलिटी तुम खो दो, उसके बाद हम तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, वही वाली बात है। एंड द स्पीकर अपीयर्स अनसर्टेन एंड क्वेश्चनिंग। स्पीकर भाई जो है यहाँ पर, है ना, वो अनसर्टेन है और क्वेश्चनिंग वो अभी भी कर रहे हैं। ऑल्दो बिकमिंग अ वाइफ गिव्स अ सोशल एक्सेप्टेंस, इट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट्स हर पर्सनल आइडेंटिटी। है ना भाई, तो शादी के बाद भी जो है उसको सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है, और इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट हर पर्सनल आइडेंटिटी, और जो शादी के बाद उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, सो ख़त्म कर दिया जाता है। आयरनी एंड क्रिटिसिज्म ऑफ पैट्रियार्की। अब यहाँ पर आयरनी आप समझते हो ना, जो होता है लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता है, इसको आयरनी बोलते हैं। ये जो हम सोच रहे थे ऐसा नहीं, वो आयरनी है। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ पैट्रियार्की तो आपकी हेडिंग है। एंड द टोन ऑफ द पोएम इज पार्शली आयरनिक। तो जो ये टोन है ना पोएम के अंदर, वो आयरनिक के तौर पर आप कह सकते हो। द स्पीकर आउटवर्डली एक्सेप्ट मैरिज, बट द पोएम ऑल्सो एक्सपोजेज द लिमिटेशन इम्पोज ऑन वुमेन बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो अब देखो, बोला गया है कि भाई वुमेन को आज़ादी मिलती है देन, लेकिन जो मैरिड हो वुमेन है उसको आज़ादी थोड़ी ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन एक्चुअली पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन को भी आज़ादी नहीं है। तो ये इसको बोलते हैं आयरनिक टोन, ध्यान रखना है, समझ रहे हो। और डिकिंसन एंड सबली क्रिटिसाइज अ सोसाइटी वेयर वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड फुलफिलमेंट ओनली थ्रू अ मैरिज एंड डोमेस्टिक रोल्स। कि भाई जो वुमेन है तो वो डोमेस्टिक रोल्स प्ले करेगी, शादी करवाओ उसकी, तो इसी से क्या उसकी विश फुलफिलमेंट होने वाली, बस। डिकिंसन इस चीज़ों को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, समझ रहे हो भाई। आगे सुनो, रेजिस्टेंस टू ट्रेडिशनल रोल्स। तो जो ट्रेडिशनल रोल्स एक वुमेन प्ले करती है उसको रोकने के ऊपर भी बात करते हैं, कौन भाई, डिकिंसन। तो इवन वाइल स्पीकिंग एज वाइफ द स्पीकर डज नॉट completely सरेंडर हर इनर सेल्फ by questioning these social roles through poetry. Dickinson resist the strict gender norms of her time। कि भाई उसके टाइम पे जो जेंडर के अकॉर्डिंग काम बांट दिया, तो इसको ख़त्म करने की बात यहाँ पर करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। एंड द पोएम बिकम्स अ क्वाइट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आइडिया दैट अ वुमेन्स वैल्यूज डिपेंड्स ओनली ऑन मैरिज। तो जो वुमेन की वैल्यू है वो मैरिज पे डिपेंड करती है, इस आइडिया को भाई वो इस पोएम के जरिए क्या कर रहे हैं, क्वाइटली तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सुल्ताना's ड्रीम constantly reminds the reader of the social and religious custom plaguing women's emancipation. It discuss the solutions suggested in the story। देखो भाई, जो सुल्ताना's ड्रीम है, अब वो क्या ड्रीम आपको बताता हूँ मैं आगे ना। तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करती है हमको, रीडर को, कि जो सोशल और रिलीजियस कस्टम्स है ना, ये वुमेन की आज़ादी को ना क्या कर रहे हैं भाई, उसमें मुसीबतें ला रहे हैं, मतलब उनकी आज़ादी को छील रहे एक तरीके से। प्लेगिंग वुमेन्स इमेंसिपेशन, है ना, प्लेगिंग मतलब होता है कि मुसीबतें खड़ी करना। जितने भी रिलीजियस कस्टम है ना, ये सोशल कस्टम से ये वुमेन इमेंसिपेशन में, वुमेन की फ्रीडम में दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशंस जो दिए गए हैं ना, वो आपको बताना है स्टोरी के अंदर। स्टोरी के अंदर जो भी सॉल्यूशंस दिए गए हैं, समझ आ गया आपको। देखो,
जो बेगम रोकेया है ना, सुल्तानास ड्रीम इज अ फेमिनिस्ट यूटोपियन स्टोरी है। तो ये क्या है, जो स्टोरी है जिनकी जो ये बेगम, बेसिकली क्या है, ये बेगम रोकेया, ये एक तरह से कह सकते हो ऑथर जिन्होंने लिखा है, राइटर है। तो ये यूटोपियन स्टोरी, जो कि स्टोरी कैसी है, फेमिनिस्ट स्टोरी है, जो कि हाईलाइट करती है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है ना, वो सोशल रिलीजियस कस्टम के थ्रू क्रिएट करी गई है, जो कि वुमेन की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और उसमें बाधा डालती हैं। थ्रू द इमेजरी वर्ल्ड ऑफ लेडी लैंड, रोकिया प्रेजेंट द सेवरल सॉल्यूशंस फॉर वुमेन इमेंसिपेशन एंड इक्वालिटी। देखो भाई, तो इन्होंने ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड की बात करी अपनी स्टोरी के अंदर, जिसका नाम है लेडी लैंड। यहाँ पे लेडी ही सब कुछ है, मैन कुछ नहीं है, ध्यान रखना है। तो वहाँ पर बताया कि सॉल्यूशंस दिए उन्होंने बहुत सारे, कि वुमेन को कैसे आज़ादी और इक्वालिटी मिलेगी। द स्टोरी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट्स वुमेन एजुकेशन, फ्रीडम, साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड सोशल रिफॉर्म। ये जो स्टोरी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करती है भाई वुमेन की एजुकेशन को, फ्रीडम को एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस को और सोशल रिफॉर्म को। ठीक है, आगे चलो। इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन, तो यहाँ पर वुमेन की एजुकेशन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। तो वन ऑफ द मेन सोल्यूशन सजेस्ट इन द स्टोरी इज एजुकेशन फॉर वुमेन। अगर हमें वुमेन को आज़ादी देनी है ना, इक्वालिटी लानी है, तो वुमेन को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर ये बताती है। और लेडी लैंड के अंदर जो वुमेन है ना, वो हाईली एजुकेटेड है। ये कह सकते हो एक लेडी लैंड इनकी इमेजिनेशन लैंड है, इन्होंने स्टोरी के अंदर क्रिएट करा है। तो बताती है वुमेन हाईली एजुकेट है यहाँ पर, और वो अपनी नॉलेज का यूज़ करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर अपनी नॉलेज का यूज़ करती है। एंड रोकिया बिलीव्ड दैट इग्नोरेंस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस बिहाइंड वुमेन्स ऑपरेशन। तो रोकिया बिलीव करती हैं कि जो इग्नोरेंस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि वुमेन को ऑपरेशन होता है, मतलब कि वुमेन को उन पर अत्याचार करा जाता है, उनको दबाया जाता है। एंड एजुकेशन हेल्प्स वुमेन बिकम कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। और एजुकेशन ये जो वुमेन को कॉन्फिडेंट बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है और कैपेबल बनाता है डिसीजन को लेने में। ठीक है, आगे चलें। रिवर्सल ऑफ पुर्दा सिस्टम, तो ये स्टोरी है ना, ये पुर्दा सिस्टम को क्रिटिसाइज भी करती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये क्या करता है, वुमेन को घर में रहने के लिए मजबूर करता है, तो इसको क्रिटिसाइज करती है। लेकिन जो इनका एक वर्ल्ड इन्होंने बनाया है जिसका नाम है लेडी लैंड, वहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स है। मैन जो है वो घर के अंदर रहते हैं, लेकिन वुमेन जो है फ्रीली आउटसाइड रहते हैं और काम करती है बढ़िया। एंड थ्रू थ्रू दिस रोल रिवर्सल, रोकिया रिप्रेजेंट एक्सपोजेस द अनफेयरनेस ऑफ सोशल रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ओनली ऑन वुमेन। तो दिखाती है, या एक्सप्रेस करती है, या एक्सपोज करती है, आप कह सकते हो, कि जो सोशल रेस्ट्रिक्शंस है ना, ये कितने अनफेयर हैं, जो कि वुमेन पे ही लगाए जाते हैं। लेकिन मेरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन लेडी लैंड। वुमेन यूज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर पीस, कंफर्ट एंड प्रोग्रेस। तो वही लेडी लैंड के अंदर वुमेन साइंस का यूज करती है, टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, किसके लिए, शांति के लिए, कंफर्ट के लिए, प्रोग्रेस के लिए। एंड साइंटिफिक इन्वेंशंस हेल्प इंप्रूव सोसाइटी एंड रिड्यूस वायलेंस। और जो साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं वो सोसाइटी को इंप्रूव करने में, वायलेंस को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। एंड रोकिया सजेस्ट दैट वुमेन आर इक्वल इंटेलिजेंट, है ना। रोकिया यहाँ पर सजेस्ट करती है कि जो वुमेन है वो इक्वल इंटेलिजेंट है मैन की तरह। ठीक है, एंड कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू साइंटिफिक एंड सोशल डेवलपमेंट इफ गिवन अपॉर्चुनिटीज। अगर इन वुमेन को अपॉर्चुनिटीज दी जाए ना, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं साइंटिफिक और सोशल डेवलपमेंट में, क्योंकि वो भी कैपेबल हैं, बस उनको अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। आगे चलो। पीसफुल एंड रैशनल सोसाइटी, अनलाइक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी associated with war and violence, लेडी लैंड इज पीसफुल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि जो सोसाइटी करंट पे हम जी रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे सोसाइटी कैसी है, मेल डोमिनेटेड है, यहाँ पे वॉर हो रही है, वायलेंस हो रही है। लेकिन लेडी लैंड ऐसी नहीं है, वहाँ पर बहुत पीसफुल और वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है, और बिल्कुल आप कह सकते हो वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटीज है। एंड वुमेन रूल द कंट्री, जहाँ पर वुमेन रूल करती हैं थ्रू इंटेलिजेंस, पेशेंस एंड कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ एग्रेशन। तो एग्रेशन की जगह पे भाई वो कोऑपरेशन, पेशेंस और इंटेलिजेंस के जरिए रूल कर रही है। तो द स्टोरी सजेस्ट दैट सोसाइटी कैन प्रोग्रेस थ्रू रैशनल थिंकिंग एंड पीसफुल लीडरशिप। तो बताती है ये स्टोरी कि सोसाइटी है ना, वो प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर हम थिंकिंग को कैसी रखें, रैशनल रखें, ना कि डिस्क्रिमिनेटरी थिंकिंग हम रखें। समझ रहे हो भाई। आगे सुनो। इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रीडम, वुमेन इन लेडी लैंड वर्क फ्रीली एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। तो जो वुमेन है लेडी लैंड के अंदर फ्रीली वर्क करती हैं, पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक लाइफ में। एंड दे आर नॉट लिमिटेड ओनली टू डोमेस्टिक ड्यूटीज, और वो लिमिटेड नहीं है बिल्कुल कि वो घर का ही काम करेंगी। एंड दिस इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रीडम गिव्स देम डिग्निटी एंड इक्वलिटी। और जो इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम हम दे रहे हैं ना लेडी लैंड के अंदर, ये डिग्निटी और इक्वलिटी मिलती है उससे उनको। एंड जो
जो हमारी ऑथर है वो ये भी एम्फेसाइज करती है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। और वुमेन अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगी और उनको इंडिपेंडेंस नहीं दी जाएगी ना सोसाइटी के अंदर, तब तक वुमेन एम्पावरमेंट यानी वुमेन्स तक नारी सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलें। क्रिटिसिज्म ऑफ मिस यूज ऑफ रिलीजन। तो भाई जो रिलीजन का मिस यूज करा जाता है तो इसको भी क्रिटिसाइज करा है। ठीक है भाई, तो द स्टोरी ऑल्सो क्रिटिसाइज द मिस यूज ऑफ रिलीजन टू सप्रेस वुमेन। सही बात है। एंड रोकिया शोज दैट मैनी कस्टम रेस्ट्रिक्टिंग वुमेन आर सोशल ट्रेडिशन रेदर देन ट्रू रिलीजियस टीचिंग। जो अगर रिलीजन की बात करो तो उसकी ट्रू टीचिंग्स है ना, वुमेन को कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन ये जो भाई रिलीजन के नाम पे बहुत सारे कस्टम बनाए गए हैं ना, ये वुमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं। एंड शी एनकरेज सोसाइटी टू अडॉप्ट प्रोग्रेसिव एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। और वो एनकरेज करती हैं सोसाइटी को कि एक प्रोग्रेसिव और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या करो, अडॉप्ट करो, ना कि ब्लाइंडली फॉलो करो किसी भी ऑपरेसिव कस्टम को जो किसी को दबाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जामिन हाउ एलिस वॉकर क्रिटिक्स colonialism and western perspective of Africa through Netties observation of ओलिंका ओलिंका पीपल। तो ओलिंका पीपल बेसिकली कहने एक ट्राइब है ओलिंका, जो कि अफ्रीका की ट्राइब है। तो आपको बताना है कि जो एलिस वॉकर है वो कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कॉलोनिज्म को एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को, जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न पर्सपेक्टिव या वेस्टर्न परसेप्शंस जो कि अफ्रीका के ऊपर है ना, कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसके थ्रू, जो नेटी की ऑब्जर्वेशन है। अब ये नेटी कौन है आपको पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर, तो बस ध्यान रखना नेटी ने एक लेटर लिखा था, तो उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये जो ओलिंका पीपल है ना, इनके बारे में बताया गया है। और जो अफ्रीका को लेकर परसेप्शन है ना वेस्टर्न कंट्रीज का, उसको यहाँ पर क्रिटिसाइज करा है और कॉलोनिज्म को क्रिटिसाइज करा है। समझ आ रहा है आपको? देखो इंट्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले, इन द कलर पर्पल है ना, ये जो द कलर पर्पल है ये अपनी नोवेल है। तो ये एलिस वॉकर इसके ऑथर हैं जिन्होंने लिखी है। तो क्रिटिक्स क्रिटिसाइज करते हैं कॉलोनिज्म को और वेस्टर्न परसेप्शन को जो कि अफ्रीका को लेकर है थ्रू नेटिव लेटर फ्रॉम अफ्रीका। जो ये नेटी है ना, तो इसने लेटर लिखा है अफ्रीका से, क्योंकि अफ्रीका गई थी। अब वो कैसे गई थी आपको आगे बताऊंगा। तो नेटिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओलिंका पीपल रिवेल हाउ यूरोपियन colonial powers exploited अफ्रीका लैंड कल्चर एंड पीपल। तो नेटी जो है अपने लेटर में बताती है किस प्रकार से जो वेस्टर्न लोग हैं, जो यूरोपियन है कैसे, और जो उनकी कॉलोनियल पावर है इन्होंने कैसे अफ्रीका के लैंड को, कल्चर को, लोगों को वहाँ पे एक्सप्लॉइट करा है। एंड जो एलिस वॉकर है वो भी चैलेंज करते हैं किसको लेकर, वेस्टर्न आइडिया को लेकर, कि अफ्रीका वॉज बैकवर्ड एंड अनसिविलाइज्ड। क्योंकि जो ये यूरोपियन लोग हैं ना, जो वेस्टर्न लोग हैं, ये अफ्रीका को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड बोलते हैं और अनसिविलाइज्ड बोलते हैं। तो वोकर इसको भी चैलेंज करते हैं, ध्यान रखना है। आगे सुनो, नेटिस जर्नी टू अफ्रीका। अब नेटी जो है वो अफ्रीका जाती कैसे? तो नेटी जो है ट्रैवल करती है अफ्रीका एज अ मिशनरी विद सैमुअल एंड कोरिन। तो इनके साथ जाती है, ट्रैवल करती है एज अ मिशनरी के तौर पर जाती है। एट फर्स्ट शी बिलीव्स दैट मिशनरीज आर हेल्पिंग अफ्रीकन पीपल। जो मिशनरीज हैं वो भाई अफ्रीकन लोगों की हेल्प करती है, ऐसा इसको पहले लगता था। लेकिन जैसे वहाँ पर ये ओलिंका ट्राइब में रही बहुत टाइम तक, तो इसको समझ आ गया, धीरे धीरे इसने समझना स्टार्ट कर दिया कि जो कॉलोनिज्म है ना, और जो वेस्टर्न इंटरफेयर्स है, वेस्टर्न इंटरफेयर है किस प्रकार से इसके हार्मफुल इफेक्ट है अफ्रीकन पीपल पर। क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हम समझते हो ना, कि किसी दूसरी कंट्री पर कब्जा कर लेना, देन उसके रिसोर्स वगैरह क्या करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, अरे अपने फायदे के लिए यूज़ करना। तो इसको भी क्रिटिसाइज करा गया है। तो वोकर स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज कॉलोनियलिज्म थ्रू द सफरिंग ऑफ ओलिंका पीपल। क्योंकि कॉलोनिज्म के जरिए क्या हो रहा है, जो ओलिंका ट्राइब है उसके जो लोग हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा है। एंड यूरोपियन कंपनीज टेक कंट्रोल ऑफ देयर लैंड टू ग्रो रबर प्लांटेशन। जो यूरोपियन कंपनीज है वो इनके लैंड, अफ्रीकन लैंड पर क्या कर रही है भाई, इनको उसको टेक ओवर कर ले रही, कंट्रोल कर ले रही है, और रबर का प्लांटेशन कर रही है यहाँ पर। और रोड्स बनाए जा रहे हैं थ्रू द विलेज एंड होम्स एंड फील्ड्स, है ना भाई, और फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। तो रोड्स बनाए जा रहे हैं ताकि जो बिजनेस इनका आसान हो जाए, और जो रोड बनाए जा रहे हैं ना, इससे जो गांव हो गए, घर हो गए, फील्ड्स हो गए, डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं। एंड द विलेजर्स लॉस देयर एंसेस्ट्रल लैंड। और जो लोग जिनको अपना परदादा या एंसेस्ट्रल तौर पर क्या मिले, ज़मीनें मिली थी ना, वो भी क्या हो रही हैं, वो खो जा रही हैं। खो जाने का मतलब यहाँ पर क्या, उनसे छीन ली गई। ध्यान आपको रखना है। आगे सुनो भाई,
द ओलिंका पीपल आर फोर्स टू पे रेंट एंड टैक्सेस ऑन देयर ओन लैंड। और जो ओलिंका पीपल हैं इनको फोर्स करा जा रहा है भाई अपना टैक्स पे करने के लिए और टैक्स देने के लिए और रेंट पे करने के लिए, बल्कि इनकी ज़मीन खुद की है। तो ये दिखाता है कि कैसे जो कॉलोनियल पावर है वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रही है अफ्रीकन कम्युनिटीज़ को प्रॉफिट के लिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ अफ्रीकन कल्चर। और कॉलोनियलिज्म जो है ना ये ट्रेडिशनल कल्चर और लाइफस्टाइल को भी क्या कर रही है भाई, डैमेज कर रही है। इकोनॉमिकली तो एक्सप्लॉइट कर ही रही है, डैमेज कर ही रही है, लेकिन उनके कल्चर को, उनके लाइफस्टाइल को भी क्या कर रही है ये जो एक कॉलोनियलिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं हिंदी में, कि भाई हाँ कि भाई दूसरे की टेरिटरी पर कब्जा कर लेना। तो इससे इकोनॉमिकली, ट्रेडिशनल कल्चर, लाइफस्टाइल सबको क्या कर रहे हैं, ये अफेक्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। एंड देयर रिलीजियस बिलीव्स, कस्टम, नेचुरल एनवायरनमेंट आर इग्नोर्ड बाय कॉलोनाइजर्स। तो जो कॉलोनिज्म कर रहे हैं ना, है ना, तो जो उनके रिलीजियस बिलीफ हैं अफ्रीकन लोगों के, उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उनको प्रॉपर तरीके से क्या कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, रूफ लिफ्ट ट्रीज जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ओलिंका कल्चर में, जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ट्रेडिशनल विलेज, जिन उनकी जो लाइफ है बिल्कुल डिस्टर्ब कर दी गई है। मिशनरी स्ट्राइक करती हैं भाई अफ्रीकन बिलीव्स को क्रिश्चियनिटी से बदलने के लिए, ध्यान रखना है, जो अफ्रीकन लोगों के बिलीव्स है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। और क्रिश्चियनिटी के जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो जो क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, क्योंकि जितने भी कॉलोनिज्म वाले हैं क्रिश्चियनिटी पे ही भरोसा करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी को क्या कर रहे हैं, ये अफ्रीकन लोगों की लाइफ में उतारना चाह रहे हैं, ठीक है, फॉलो करवाना चाह रहे हैं। एंड वोकर शोज दैट colonialism डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली लैंड बट ऑल्सो कल्चरल आइडेंटिटी। भाई उन्होंने लैंड को तो डिस्ट्रॉय करा ही करा है, बल्कि कल्चरल आइडेंटिटी को भी क्या करा है, डिस्ट्रॉय करा है, ऐसा वोकर कहते हैं। एंड क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सुपीरियोरिटी। वोकर यहाँ पर चैलेंज करते हैं भाई वेस्टर्न बिलीफ को, कि जो अफ्रीकन है ना वो अनसिविलाइज है और इन्फीरियर है। और थ्रू नेटी ऑब्जर्वेशन द ओलिंका आर शोन एज इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड डीपली कनेक्टेड टू देयर ट्रेडिशन। जो ओलिंका ट्राइब्स के लोग हैं ना, जो अफ्रीकन ट्राइब है बेसिकली आप कह सकते हो, तो नेटी का जो लेटर है उसके ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि जो ओलिंका लोग हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है और डीपली कनेक्टेड अपने ट्रेडिशन से। लेकिन जो ये वेस्टर्न लोग, उन्होंने क्या करा है, इनको बहुत अनसिविलाइज शो कर रखा है। एट द सेम टाइम वोकर एक्सपोजेस द हाइपोक्रेसी ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी। इसी सेम टाइम पे जो वोकर है वो भी एक्सपोज करते हैं किसको, वेस्टर्न सोसाइटीज़ को, कि किस प्रकार से उन्होंने हाइपोक्रेसी बना रखी है, कि इनकी सोसाइटी बहुत सिविलाइज्ड है ना। और यूरोपियंस का ये भी मानना है, वो क्लेम करते हैं कि भाई जो सिविलाइजेशन आई है ना वो हम लेकर आए हैं, बट दे एक्चुअली ब्रिंग एक्सप्लोइटेशन, ग्रीड एंड डिस्ट्रक्शन। लेकिन एक्चुअल में जो यूरोपियन से क्या लेकर आए हैं, एक्सप्लोइटेशन लेकर आए हैं, ग्रीड एंड लालच लेकर आए हैं और डिस्ट्रक्शन लेके आए हैं। आगे सुनो भाई, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अफ्रीकन सोसाइटी। तो वोकर डज नॉट प्रेजेंट अफ्रीका एज परफेक्ट। सही बात, आपको लग रहा होगा भाई जो वोकर है ना, ये किस प्रकार से अफ्रीका को कितना परफेक्ट दिखाने की कोशिश करो, लेकिन अफ्रीका इतना परफेक्ट थोड़ी है। तो वो ट्राई भी नहीं कर रहा है अफ्रीका को इतना परफेक्ट दिखाने के लिए। कोई भी चीज़ होती है तो उसकी पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। तो वही जो वोकर है भी अफ्रीका की पॉजिटिव साइड बता रहे हैं, हम इसकी नेगेटिव साइड ही बता देते हैं, बता रहे हैं आपको। देखो भाई, जो ओलिंका सोसाइटी है ना, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पर पैट्रियार्कल कस्टम फॉलो होते हैं। जैसे, और यहाँ पर जो एजुकेशन है ना, गर्ल्स की एजुकेशन है, उसको मना कर दिया जाता है। तो थ्रू दिस वोकर रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड पिक्चर ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पर एक बैलेंस्ड पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं अफ्रीका की, दिखाते हैं कि भाई इसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन दोनों है। और रियलिस्टिक पोर्ट्रियल अवॉइड्स रोमांटिसाइजिंग अफ्रीका वाइल स्टिल क्रिटिसाइजिंग कॉलोनियल ऑपरेशन। तो जो रियलिस्टिक पोर्ट्रियल है ना अफ्रीका का, ये दिखाता है कि भाई रोमांटिसाइज नहीं कर रहे हैं हम अफ्रीका को, वैसी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो कॉलोनिज्म का कंसेप्ट है ना इसको, और जहाँ पर ये जो लोगों को ऑपरेस्ट किया जाता है इसको क्रिटिसाइज करा जा रहा है। नेट इज चेंजिंग अंडरस्टैंडिंग। अब जो नेट इज जो कि मिशनरीज के साथ गई थी, है ना, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे चेंज हुई देखो। तो नेट इज एक्सपीरियंस चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। यूनाइटेड का एक्सपीरियंस था अफ्रीका के अंदर, उसने उसके अंडरस्टैंडिंग को बहुत चेंज करा अफ्रीका को लेकर और कॉलोनिज्म को लेकर। तो शी ग्रेजुअली रियलाइज दैट वेस्टर्न मिशनरी वर्क इज कनेक्टेड टू इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मतलब होता है कब्जा करना दूसरे की टेरिटरी पे, एंड कल्चरल डोमिनेशन, कि जो ये वेस्टर्न मिशनरी वर्क करती हैं भाई दूसरों के कल्चर पर धावा बोलने के लिए, दूसरों के कल्चर को ख़त्म करने के लिए और अपने कल्चर को डोमिनेट करवाने के, इनका काम है, वर्क करती हैं ये। एंड हर लेटर्स हेल्प रीडर्स सी अफ्रीका फ्रॉम एन अफ्रीकन पर्सपेक्टिव। है ना, जो नेटी का ये लेटर है रीडर्स को मदद करता है, हेल्प करता है कि जो अफ्रीका को वो समझ पाए अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से, ना कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से, ठीक है।
और जो अफ्रीका को लेकर ये वेस्टर्न स्टीरियोटाइप हैं, जो बातें फैल रखी हैं, वो गलत है। समझ रहे हो? तो इसी के साथ आज की जो वीडियो है फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लेना एग्जाम से पहले, आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।